मुझे ऐसा लगता है कि 80 में से ये लोग अगर 1-2 सीट जीत पाएँ मुश्किल 2-4-5 जीत सकते हैं। उलट गई है पूरी कहानी, इंडिया गठबंधन सब सीटें जीत रहा है। इक्का दुक्का कहीं एकाध जीत लें तो मैं नहीं कह सकता पूरा पूर्वांचल इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख के बीच में कहीं जीत हो सकती है और लालगंज की भी हमारी लाख से ऊपर हो जाएगी। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ही भाजपा को हराएगी। दोनों सीटें आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। नहीं डालना चाहता था आजमगढ़ के लोगों को कि कहीं हमारी लड़ाई में फिर भाजपा न जीत जाए। मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए, वो किसी का कुछ नहीं लेना चाहता। हमें कुछ मत दो, कम से कम इज्जत से रहने तो दो। जो भी यहाँ विकास हुआ है समाजवादी पार्टी ने किया है या बहुजन समाज पार्टी ने कुछ किया है। मुझे उनका भी ताकत का अंदाज़ा ऐसा हवा में नहीं है। वो लोग 10-10 विधायक हैं उनके। आज हमारे साथ है उन्हीं सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चर्चाएं तो आप सुन रहे होंगे कि गुड्डू जमाली सबसे बड़ा फैक्टर हैं इस चुनाव में। अगर धर्मेंद्र यादव जीत भी रहे हैं यहाँ से आजमगढ़ से, तो गुड्डू जमाली एक बड़ा फैक्टर है। तो इसको लेके सबसे पहले क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अब ये जो लोग कहते हैं वो कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको बहुत नहीं मानता। जो हम लोगों से ठीक है, मैं तो उस दल में हूँ और मेरी आदत है, मैं जिसके साथ रहता हूँ 100% ऑनेस्ट रहता हूँ उनके लिए। आज मेरे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। मैं समाजवादी पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी जो भी हैसियत है, चाहे एक वोट की है, चाहे वो 1 लाख की है, व्हाट एवर इट इज़, वो मेरे नेता को समर्पित है। अब कौन क्या कह रहा है ये मैं नहीं जानता, मगर हाँ ये मैं ज़रूर जानता हूँ, मैं भी चूँकि दौड़ रहा हूँ महीने भर से, ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ही भाजपा को हराएगी। दोनों सीटें आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। चलिए, ये आपका दावा है। यस। लेकिन एक बड़ा चीज़ ये है, बीएसपी से चुनाव आपने लड़ा था, 2,66,000 से ज़्यादा वोट मिले थे आपको। बीएसपी से बने रहते तो टिकट भी मिल जाता। तो आपने ये जो आपका डिसीजन रहा कि सपा में आने का, तो ये क्यों रहा? नहीं, बहुत एक लाइन में और ऑनेस्टी से इसका जवाब दे देता हूँ। एमपी एमएलए बनना मेरी प्राथमिकता नहीं थी। मैं असल में एक एक्टिविस्ट नेचर का आदमी हूँ। मैं चाहता था कि इंडिया गठबंधन के साथ सब लोग मिलकर खड़े हों, लेकिन जब मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो पा रहा तो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे खड़ा हो गया इंडिया गठबंधन के साथ। तो ये मतलब इसको ये माने कि जब आप यहाँ पे आए सपा में, तो क्या ये कोई शर्त रखी थी कि एमएलसी बनेंगे तभी इधर आएंगे? ये शर्त रही थी क्या? देखिए, अब इस पर मैं बहुत बात नहीं करना चाहता और मैंने एक बात आपसे एक शब्द में कह रहा हूँ कि मुझे वो एमएलसी ना भी देते तो भी मैं खड़ा रहता, लेकिन उन्होंने बुलाया, इज्जत दी मुझे, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। लेकिन वहाँ से अगर रहते बीएसपी में तो कहीं ना कहीं एमपी का टिकट तो मिल ही सकता था, तो उससे तो लड़ ही सकते थे। तो ये डिसीजन आपको कहीं एक रिग्रेट में या कहीं आने वाले समय में रिग्रेट में ना ले जाए? देखिए ऐसा है मैं उसको कहना नहीं चाहता। आपने एक वर्ड बोला कि कहीं ना कहीं आपको मिल ही सकता था। मिल ही सकता था नहीं, मैं ही यहाँ का कैंडिडेट था और माननीय बहन जी का आशीर्वाद, उनकी मेहरबानी, उनकी कृपा मुझ पर हमेशा रही और वो मुझे लड़ाना चाहती थी, आखिर तक लड़ाना चाहती थी। लेकिन मैं इस रिस्क में बहुत ईमानदारी से कहूँ कि नहीं डालना चाहता था आजमगढ़ के लोगों को कि कहीं हमारी लड़ाई में फिर भाजपा न जीत जाए। अच्छा, चर्चाएं बहुत है आजमगढ़ के अंदर कि भले धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन चुनाव का जो पूरा कमान है वो गुड्डू जमाली ने थामा हुआ है। चेहरा भले वो हो, लेकिन सारा जो कामकाज है वो गुड्डू जमाली करे। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये मैं दोबारा कहूँगा, ये जो लोग भी कहते हैं ये उनकी बात है या कुछ लोग उसका क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, उनका बड़कपन है। दे आर वेरी काइंड फॉर मी, बट द रियलिटी इस समाजवादी की भी इस ज़मीन पे बहुत मजबूत थी, पहले से थी। मैं उनसे लड़ा हूँ, 2-2 बार लड़ा हूँ और मैं उन्हीं से लड़के यहाँ विधायक भी हुआ 2 बार और 2 बार पार्लियामेंट में लड़ा। मैं माननीय नेताजी से लड़ा था, मुलायम सिंह यादव जी से स्वर्गीय, और उसके बाद 22 में लड़ा। मुझे उनका भी ताकत का अंदाज़ा ऐसा हवा में नहीं है। वो लोग 10-10 विधायक हैं उनके, है ना, उनके एमएलसीज़ हैं, उनके एमपीज़ हैं। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी है। तो ये कहना कि गुड्डू जमाली सब कर रहे हैं तो आप कोई मुझको क्रेडिट देना चाहता हो, मेरे को मेरा शुभचिंतक होगा वो अलग है, बट मैं फर्जी क्रेडिट लेने वाला आदमी नहीं हूँ। ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पार्टी है और उनके लोग लगे हैं, सारे एमएलएज लगे हैं, पूरी पार्टी लगी है, बहुत बड़ा ताकतवर संगठन है। हाँ, उसमें एक मैं भी कार्य करता हूँ, मैं भी कार्य करता हूँ और मेरे पास चाहे 2 वोट है, मैं उनके साथ हूँ।
अच्छा, 2022 का आप जिक्र कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने कभी अभी इधर जब आप सपा ज्वाइन किए तो कभी ये कहा हो कि गुड्डू भाई आपके वजह से ही पिछला चुनाव हार गए, कुछ ऐसी बातचीत हुई हो? नहीं, मजाक करते हैं, हम लोग दोस्त हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हाँ। हाँ, और वो भी पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, हाँ। तो वो कहते भी हैं, उन तो मन से कह दिया हाँ। कि हम लोगों की लड़ाई में, दोनों भाइयों की लड़ाई में जीत गए, तो उसमें क्या, वो तो कहते ही हैं। और वो ऐसा नहीं, हमको देखिए, मैं खुश हूँ और मैं तो इज़्ज़त का भूखा हूँ, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारी पार्टी के MLAs हों, MPs अच्छा, ये हों। चीज़ कहते हैं कि मतलब नहीं, आपके वो वजह से वो चुनाव नहीं हार गए। नहीं, वो हाँ, कहते हैं मुझे, वो तो मन से उन्होंने कहा। और वो हम लोग दोस्त हैं, तो चूंकि मजाक भी होता है कि भाई ऐसा हो गया, लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं, उस कर्ज को भी चुका दिया जाएगा आपके, अगर आपको मेरी वजह से कोई नुकसान हो गया तो आप क्या देख रहे हैं आजमगढ़ में, जिस तरह से 2019 में जीती थी सपा, उपचुनाव हार गई, अब क्या देख रहे हैं, इस बार का क्या आकलन है? देखो, वो एक एक्सीडेंटल हार थी, क्योंकि हम लोग, मैंने कहा ना कि सेकुलर वोटों में डिवीज़न हो गया। और इस वक्त मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें और आस्था है। इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी, चाहे केजरीवाल हों, चाहे तेजस्वी जी हों, जितने लोग हैं, बड़ी उम्मीदों से लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो ये गलत नहीं होगा कि नेता ये चुनाव कम लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। सच बोल रहा हूँ, आपको यकीन करिए, बाहर निकलिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हम कहीं कहीं तो ये लगता है कि यार हम लोग ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जनता बिल्कुल बहुत, चूँकि बहुत, जिसको कहते हैं ना, सरकार से बड़ी निराशा है। ये फैक्टर आप हाँ, अरे 100% नौजवान बच्चे घूम रहे 5 हैं। किलो राशन और देखिए, 5 किलो राशन से, मैं, पहली बात तो सबको मिलता नहीं है, लेकिन जिनको मिलता भी है तो उनकी पेट की भूख मिट जाती होगी, ये मान लेता हूँ। उसके बाद भी तो ज़रूरतें हैं। जिसका जवान बेटा, उसे नौकरी चाहिए, पढ़ लिख के गाँव में बेचारा पढ़ाने के लिए खेत को गिरवी रख दिया, माँ ने अपने जेवर बेच दिए, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरह से मुसलमानों पे एक तरह का बयानबाजी अब दे रहे हैं, 15% हो, अब तो कह रहे हैं राम राम कहोगे तो कांग्रेस वाले अंदर कर देंगे, तो ऐसे भी बयान आ रहे हैं, तो इसको क्या, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, एक मुस्लिम नेता भी हैं, तो उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं क्या बताऊं, मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। प्रधानमंत्री हैं देश के, एक तरीके से राजा हैं, और हम मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। बस इतना ही कह सकता हूं कि बहरहाल स्टेटमेंट जो है ना, पद की गरिमा के हिसाब से अच्छा लगता है। और मैं अगर कम शब्दों में कहूं तो इन बातों को सुन के दुख तो हम लोगों को भी होता है। ये उम्मीद नहीं है इस तरह की कि हमारा PM या CM साहब इस तरह की बात बोलें। लेकिन आपको क्या ये स्ट्रैटेजी नहीं लगती है कि आखिरकार एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मुसलमान आपका बजट ले जाएंगे, मतलब कांग्रेस उनको दे देगी, मंगलसूत्र छिन जाएगा, फिर वो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के लिए कुछ बोलते भी नहीं हैं, तो ये चीज़ें एक स्ट्रैटेजी नहीं लगती है आपको? मुझे लगता है दिल से वो इतने वो नहीं, बुरे नहीं हैं, या दिल से वो कोई मुस्लिम के दुश्मन नहीं है। जैसे मुझे जो लगता है, जो आपने कहा स्ट्रेटजी, मुझे ये लगता है कि वो उनको लग रहा है आप लूज कर रहे हैं, तो हिंदू भाइयों के अंदर फियर पैदा करो मुसलमानों का, ताकि पोलराइजेशन। तो ये असर करेगा, आपको लग रहा है? मैं आज आपको बताऊं, मुसलमानों का तो सच्चाई ये बताऊं कि ये लड़ाई ही मेरा हिंदू भाई लड़ रहा है। फैक्ट ये है, आप बाहर निकलो तो देखो तो सही भाई, मुसलमान उसमें जुड़ सकता है, लीड वो कर रहा है, मेजॉरिटी वोट उसका है। नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये भी बयान है कि अगर ये सोचते हैं मुसलमान कि हम सरकार बदलेंगे या पलटेंगे, तो ये अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये भी बयान एक बार प्रधानमंत्री ने भरे मंच से दिया है। नहीं, ये दोबारा सवाल दोहराइए कि उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान ऐसा सोचते हैं कि वो सरकार बदलेंगे या पलटेंगे, तो ये अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। देखिए, मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है, कोई सरकार में रहे। अभी बात ये मैं पहले भी बोल रहा था, अभी एक भाई हमसे पूछ रहे थे, मगर हाँ, इस बात की परेशानी ज़रूर होती है कि जब हमारे देश में उच्च पदों पे बैठे हुए लोग, और जिनको हम राजा बोलते हैं या ये बोलते हैं कि भाई दे आर द बॉस ऑफ द कंट्री, अगर वो किसी जाति विशेष या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कमेंट पास करते हैं, और जो उससे लग के आहत होने वाला कमेंट होता है, तो दुख होता है। मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए, वो किसी का कुछ नहीं लेना चाहता, हमें कुछ मत दो, कम से कम इज्जत से रहने तो दो।
अब मैं आप आए हैं, मैं आपको कुछ ना दूं, इज्जत दूं, तो आप चलिए भाई पानी एक कहते हैं ना कि आइए आइए भाई सब बैठ जाइए, आप हमारे भाई हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको बहुत कुछ दे के भी दो बात ऐसी कड़वी कह दूं तो आप डिसहार्टेन हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं उनके लोगों के ज़रिए कि ये तो ऐसे हैं, लुटेरे हैं, फलाना है, ढिमका है, आतंकवादी हैं। अरे भाई इस देश ने क्या क्या नहीं, मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया है, अपने अपने को सूली पे चढ़ाया है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन वो ही वाज द, अब क्या कहें मैं, हम क्या बोलें, दबाव नहीं बोलूँगा, मायूसी बोलूँगा। जैसे अगर मैं भी सुनूंगा, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगा कि यार अब मेरी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को इस तरह से कहा जाए तो मुझे दुख होगा। भाई कलाम साहब भी इसी कम्युनिटी के हैं ना, ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, आप सबको कह रहे हैं ना। अच्छा, सम्मान की आप एक बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये टॉपिक जो है सब्जेक्ट थोड़ा पलटूंगा। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, ये बताइए क्या ऐसा है कि आप एक डील हुई हो कि 2027 में टिकट विकेट की डील हुई हो कि इधर चुनाव जिता देंगे, लेकिन 2027 में जो है टिकट चाहिए, एक रिटर्न फेवर? देखिए ऐसा है, मैं व्यापार, वैसे तो आई एम ए गुड बिजनेसमैन, मैं आपको इसे बता दूं, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन। राजनीति में मैं बिजनेस नहीं करता। अच्छा। मैंने एक बार पहले जिस दिन ज्वाइन करने गया, कुछ बातें होती हैं, हमारे भी समर्थक हैं, हमारे भी चाहने वाले हैं, बहुत से लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में बात हुई, उस वक्त मंच पे कहा, दोबारा दोहरा देता हूँ, वो मुझे कुछ दे या न दे, मैं इज़्ज़त का भूखा हूँ, मुझे इज़्ज़त मिलती रहेगी, पूरी ज़िंदगी मैं उनका वफ़ादार रहूँगा। गुड्डू जमाली राजनीति शौकिया करता है, जिसके साथ रहता वफ़ादार रहता है उसका, यही मेरी पहचान है, यही पूंजी है। आई एम नॉट ए ग्रीडी मैन। हाँ, अब मान लीजिए मेरे बहुत, तो लिया ही आपने। अब तो दिया तो कौन नहीं लेना चाहेगा, कल कुछ और देंगे वो भी ले लूँगा। भाई किसी को कुछ मिल रहा है तो मैं कोई उसके लिए झगड़ा थोड़ी कर रहा हूँ, या ये थोड़ी नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे ये नहीं देंगे तो मैं तो हटाओ जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, वो सब नहीं करता, मैं चीप आदमी नहीं हूँ। तो अच्छा, ये सवाल है क्योंकि दोनों तरफ से अगर देखें तो यादव कैंडिडेट है यहाँ पर आजमगढ़ में, लेकिन आपको क्या लगता है कि सपा समर्थक तो ये कह रहे हैं कि आपके आने से एमओआई जो समीकरण है वो मजबूत हो गया है, मुस्लिम और यादव वाला, लेकिन निरहुआ जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरे काम का भी आकलन, जो 1.5 सालों में मैंने काम किया है उसका भी आकलन जनता करेगी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर सपा कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मेरे आने से वो समीकरण ठीक हो गया, उनका बड़कपन है। सच्चाई ये है कि मैं इसको थोड़ा करेक्शन कर दूं, हमें सिर्फ समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमान भाइयों का वोट नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके साथ साथ समाज के हर तबके का वोट मिल रहा है। और अगर आपको मेरी बातों पे शक हो तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के गांव चौराहों में अलग अलग जात बिरादरी में, धर्म में जाके देख लीजिए। छत्री भाई हमको वोट कर रहा है, ब्राह्मण भाई वोट कर रहा है, पिछड़ा वोट कर रहा है, एससी वोट कर रहा है। मैं ये नहीं कहता सब कर रहे हैं, कम या ज़्यादा, कहीं परसेंटेज कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, हर समाज के लोग वोट कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि इस इंडिया गठबंधन के लोगों में उनका विश्वास है और एनडीए से उनकी निराशा है। लेकिन क्या, जैसे निरहुआ कहते हैं कि लोग यहाँ पे जब हम घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि एक एक ईंट यहाँ समाजवादियों ने रखी है, लेकिन निरहुआ कहते हैं कि वो जो ईंट रखी थी वो जेल के लिए रखी, वो जो ईंट रखी हवाई पट्टी के लिए रखी, उस पर खुद ही के प्लेन आते थे। हमने जो ईंट रखी है वो विकास की ईंट रखी है, हमने विश्वविद्यालय बनवाया, हम संगीत विद्यालय बनवा रहे हैं। तो ऐसी भी बातें वो कर रहे हैं, तो इसको कैसे, इस चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं किसी को असल में बाई नेचर में बहुत कि मैं किसी का ये नहीं करता कि वो ये क्यों कह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ इस ज़िले का नागरिक होने के नाते हैं। मैं यहीं पैदा हुआ और आज मैं 50-51 साल की एज में आ गया हूँ। देखते देखते जो भी यहाँ विकास हुआ है समाजवादी पार्टी ने किया है या बहुजन समाज पार्टी ने कुछ किया है। निरहुआ जी जो कह रहे हैं, हवाई पट्टी यहाँ पहले से मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत बड़ा काम किया था। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ के लिए पीजीआई का, ये बेसिक नीड है इंसान की ना, जैसे लखनऊ में पीजीआई आप जाके देखिए हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उतना इफ़ेक्टिवली फंक्शनल नहीं हुआ जैसे उसको होना चाहिए था। अब वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं रहते, स्टाफ नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है। तो अब आप देखिए कि देश की संपत्ति है ना, वो पब्लिक के गाड़ी जो टैक्स पे करते हैं उसी पैसे से तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है।
वो पैसा यहाँ लगा मगर उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं लोग। अब ये अगर मैं कह दूंगा तो इल्ज़ाम हो जाएगा। ये अब तो मौजूदा सरकार को चाहिए था ना उसको देखना। हाँ, यूनिवर्सिटी बनाई है इन लोगों ने, मैं कह रहा हूँ बनाई है, मैं किसी का विरोध के लिए विरोध नहीं करता। जमाली सच के आधार पे बात कर, कमिश्नरी नहीं थी, ये जिला माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया है ना। ये तो अंदाज है आपका कि आप बहुत ऑनेस्टली चीज़ों को वो करते हैं, लेकिन ये दो सवाल है, लेकिन एक ही में वो कर देता हूँ कि आपको क्या लग रहा है आजमगढ़ में क्या परिणाम होगा? 80 सीटों में ये उत्तर प्रदेश की आप क्या देख रहे हैं? 80 सीट में कितना हाँ, मैं एक सेकंड में एक जवाब दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 80 में से ये लोग अगर 1-2 सीट जीत पाएँ, मुश्किल 2-4-5 जीत सकते हैं। उलट गई है पूरी कहानी, इंडिया गठबंधन सब सीटें जीत रहा है, नंबर 1। अब धीरे धीरे अब आप देखिए कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं कि अब रोज तो समर्थन बढ़ता ही जा रहा है ना, रोज समर्थन बढ़ रहा है। कल राजा भैया जी ने दे दिया समर्थन, लेकिन आकलन 20 से 25 सीटों का लोग कह रहे हैं हमारा ये गठबंधन का। नहीं, पहले लोगों ने किया होगा, पहले तो लोग कहते थे 2-4 जीतेंगे शुरू के, लेकिन अब वो सब बदल गया, आपकी बात नहीं है। अब रोज बढ़ रहे हैं हम, उसमें इक्का दुक्का कहीं एकाध जीत लें तो मैं नहीं कह सकता पूरा पूर्वांचल इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। पूरा पूर्वांचल? Yes। मतलब अगर आप बनारस की भी, क्योंकि 7वें नहीं, चरण। बनारस छोड़ देता हूँ मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ऑफकोर्स पीएम साहब का एरिया है और बहरहाल मुझे लगता है लोग उनका तो लिहाज करेंगे। लिहाज करेंगे। अच्छा, आजमगढ़ में कितनी देख रहे हैं, मार्जिन क्या देख रहे हैं? कितने से, अगर आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जीतते हैं तो कितना मार्जिन? देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 लाख के बीच में कहीं जीत हो सकती है, और लालगंज की भी हमारी लाख से ऊपर हो जाएगी। लालगंज भी आप? हाँ, लाख से ऊपर जीत जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे गुड्डू जमाली जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि 1-2 सीट अगर छोड़ दे तो 80 की 80 सीटों में पूरी तरीके से आ रहे हैं, और थोड़ा बहुत लिहाज बनारस की सीट पे रहने दे पीएम साहब का।